हेलो गाइस। हेलो हेलो हेलो। हाँ। हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। मुझे बताओ, यहाँ तक मैंने जो भी कुछ बताया आपको समझ आया क्या? In addition, inspecting an executed contract may provide evidence relating to application of accounting policy, such as revenue recognition. ध्यान से समझो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब एक आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 समझ रहा है, जो आपको बताता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होता है। इसके लिए तुम याद करो थोड़ा सा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ा सा याद करो कि वो मोमेंट कौन सा होता है जब ओनरशिप पास होती है। आ रहा है समझ में? तो वो जो टाइम ऑफ ओनरशिप पास होती है, हेलो, ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी वो पॉइंट होता है जब आप अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड करोगे। वो पॉइंट होता है जब आप अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे बेटा? सेल। समझ आ रही है बात? मतलब जैसे बंदे से एडवांस मिला तब सेल रिकॉर्ड कर लें क्या? हमने उसको गुड्स दे दिए तब सेल रिकॉर्ड करें क्या? नहीं। जब आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो तब आप क्या करोगे बेटा? सेल रिकॉर्ड करोगे। हेलो हेलो। समझ आया ना? है ना? तो ये मैंने अभी बताया तुमको सिर्फ कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज ए पॉलिसी क्या है, ठीक है ना? अब समझना, ठीक है, कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी उन लोगों ने कैसे एग्जीक्यूट की है, मतलब उसको सही से निभाया है नहीं निभाया है। समझ में आ रही है बात? इसको मैं कैसे चेक करूंगा कि इन लोगों ने इस साल में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। हेलो हेलो हेलो। और उस कॉन्ट्रैक्ट का इन लोगों ने क्या किया होगा बेटा? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया होगा। आ रहा है समझ में? उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया होगा इन लोगों ने? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? उस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे किया वो मैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे देखूंगा। वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे किया मैं किस बेसिस पे देखूंगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। इससे मुझे मतलब उसका ये है इंस्पेक्शन का पार्ट, मतलब ये इंस्पेक्शन से मैं ये भी पता लगा सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो। आया बेटा इन एडिशन वाला पॉइंट समझ में? है ना? ठीक है ना? कि भैया रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी ये लोग सही से निभा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे पॉलिसी बना ली इन लोगों ने लेकिन निभा रहे नहीं रहे तो, है ना? ठीक है ना? अब देखो फिर इंस्पेक्शन। हाँ हाँ बोलो। अरे वो कह रहा है कि कई बार ओनरशिप और वैल्यू पता नहीं लगेगी। नॉर्मली मेरे को डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन से ओनरशिप वैल्यू पता लग जाती है। देखो पॉइंट फोकस करो। वो कह रहा है कि भैया इंस्पेक्शन एक प्रोसीजर है, इंस्पेक्शन एक प्रोसीजर है। ऑडिटर बड़े सारे प्रोसीजर लगाता है। समझ में आ रही है बात? तो इंस्पेक्शन कैसा प्रोसीजर है? इंस्पेक्शन वर्ड सबसे बेसिक वर्ड हो गया चेकिंग। समझ में आ रहा है? तो चेकिंग वो डॉक्यूमेंट्स की करता है, टैंजिबल असेट्स की करता है। समझ में आ रहा है? फिर वो बोलते बोलते बोल रहा है कि कई बार ओनरशिप और वैल्यू का उतना पक्का पता नहीं लगता इंस्पेक्शन से। समझ आया क्या बोला मैंने? रजिस्ट्री, रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री एक डॉक्यूमेंट है। क्या रजिस्ट्री से ओनरशिप का पता लगेगा? है ना? लेकिन जैसे परचेज बिल है तो परचेज बिल से हो सकता है कि कई बार ना पता लगे। तो वो कह रहा है नॉर्मली पता लगता है लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ना पता लगे। ये वाली बात है ना? ठीक है। अब इंस्पेक्शन ऑफ टैंजिबल असेट्स में प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस एज टू देयर एग्जिस्टेंस, लेकिन इससे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं पता लगेंगे। मतलब कि आपने जब बिल्डिंग देखी तो आपको ये तो पता लग गया कि हाँ बिल्डिंग है, बुक्स में दिखा रहे हैं तो, लेकिन ये बिल्डिंग किसकी है ये वाले के लिए तो आपको अलग डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ जाएंगे। है ना? हेलो हेलो हेलो। तो ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको अलग अलग चीजों का, मतलब जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस चीज का इंस्पेक्शन आपको किस चीज का भरोसा दिला रहा है, कौन सा अजर्शन आपका चेक हो रहा है ये। हेलो हेलो हेलो। जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो एक एक अजर्शन टिक करते जाना है।
कि मैंने ये डॉक्यूमेंट चेक किया तो हाँ अब मेरा ये वाला असर्शन जो है वो चेक हो गया, अब मेरे को बाकी असर्शन पे काम करना है। कंप्लीटनेस चेक कर ली मैंने, अकरेंस देख लूं क्या, हाँ अकरेंस किससे चेक कर लूं। अब हो सकता है कि अकरेंस के लिए मेरे को ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़े, हो सकता है दूसरे प्रोसीजर की जरूरत पड़े। समझ आ रहा है क्या बेटा? हेलो हेलो हेलो, है ना? चलो फिर इंस्पेक्शन ऑफ टैंजिबल एसेट में प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, पर राइट्स के बारे में नहीं हो सकता वो। इंस्पेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेंटरी आइटम्स में अकम्पनी द ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंटरी काउंटिंग। ठीक है ना? ठीक है, मतलब ये एग्जांपल्स हैं पूरे, ये पूरे क्या हैं बेटा? एग्जांपल्स हैं किसके? इंस्पेक्शन के। क्लियर है कि इंस्पेक्शन से क्या क्या पता लग जाएगा और कभी कभी क्या क्या रह भी सकता है। ठीक 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 है ना? चलो दूसरा दूसरा प्रोसीजर क्या है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, दूसरा प्रोसीजर क्या है? ऑब्जर्वेशन। पढ़े पढ़े पढ़े, है ना? देखो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ऐसा तरीका है, ऐसा प्रोसीजर है ऑडिटर का जिसमें वो खुद ही देख लेगा कुछ चीज को होते हुए। हेलो हेलो हेलो, ऑब्जर्वेशन ऐसा तरीका है जिसमें वो खुद ही देख लेगा किसी चीज को होते हुए। हेलो 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 गाइस, है ना सर? है ना? तो ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स, है ना? तो लुकिंग एट द प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड, लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। क्लियर है गाइस? एन एग्जांपल, इसका एग्जांपल बेटा ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग ही है, तो ये तो बिल्कुल पक्के तौर पर लिख करके आना, एज इट इज सदियों से यही चला आ रहा है ना? बाकी इसका बहुत रेयर वाला एग्जांपल है कि कोई सेल हो रही है, उस समय ऑडिटर एक बार आया था तो एक सेल उसने होती हुई देखी, और जब उसने सैंपल निकाले तो वही वाली सेल निकली। समझ में आ रही है बात? तो उसको याद आ गया कि हाँ यार ये वाली सेल तो मैंने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका सेटिस्फेक्शन आ गया, सीधे सीधे वो हाँ करके निकल जाएगा। समझ गए क्या? है ना? ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स ऑडिट एविडेंस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस और प्रोसीजर, बट इज लिमिटेड टू द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस। क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्वेशन आपको ऑडिट एविडेंस दे सकता है, दे ही देता है, लेकिन ये तो तभी हो सकता है ना जब आप उस समय हो, जब वो प्रोसीजर हो रहा है। मतलब अगर आप उस समय नहीं थे तो नहीं थे, खत्म हो गई बात। समझ आ रहा है क्या? ऑब्जर्वेशन, अच्छा मुझे बताओ कौन सा प्रोसीजर ज्यादा बेटर है, इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेटर हो सकता है, हाँ। नहीं, ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेटर हो सकता है क्योंकि विजुअल एविडेंस दे रहा है ये आपको। समझ आ रहा है? ये तो बहुत डायरेक्ट एविडेंस है। हाँ कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जिसमें कि फिर इंस्पेक्शन ज्यादा बेटर हो, तो लेकिन समझो, मतलब यहाँ पर अपन ये तय नहीं कर रहे हैं, कोई ये डिबेटेबल नहीं है कि कौन सा ज्यादा बेटर है, लेकिन इन जनरल समझ आ रहा है, कोई चीज होते वो खुद देख लो तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बेटर एविडेंस मिल जाता है। ठीक है ना? चलो उसके बाद फिर क्या बोल रहे हो? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये भी एक ऑडिट प्रोसीजर है और ये बहुत सिंपल है, और इसका इसका भी एग्जांपल सीधे सीधे अगर तुम देखोगे तो इसका एग्जांपल डेटर्स लिख करके आना, कि डेटर्स से जो अमाउंट का मैं कंफर्मेशन ले रहा हूं वो मेरा क्या है? प्रोसीजर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन याद रखो सिर्फ डेटर क्रेडिटर के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। समझ आ रही है बात? अब ध्यान से समझना, मेरा मेरा मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है जिसकी मैं सारी चेकिंग की बात कर रहा हूँ? क्या चीज की चेकिंग कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, मतलब सबसे मेन क्या है मेरी? ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुन रहा, यही सुनना चाह रहा था मैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग के लिए ठीक है,
तो याद रखना मेरे को हर चीज किससे रिलेट करनी है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो जब मैं कंफर्मेशन ले रहा हूं मेरे जो भी प्रोसीजर हैं वो किस तरफ जाएंगे, अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट है उनका उनकी चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल है ना, मैं डेटा चेक कर रहा हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट आने वाले हैं, उसकी चेकिंग में कर रहा हूं। ठीक है बेटा, हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है ये, है ना। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको डेटा क्रेडिटर के लिए भी मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट में मैं ब्रोकर से कंफर्म कर लूं, है ना। अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन में उसको चेक कर सकता हूं। उसके अलावा लोन वोन के कंफर्मेशन ले सकता हूं, बैंक बैलेंस का कंफर्मेशन तो लेता ही लेता हूं मैं, समझ रहा है। एफडीज वगैरह की कंफर्मेशन लेता हूं मैं बैंक से डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ऐसे नाना प्रकार के एविडेंसेस होते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है ना। सॉरी, नाना प्रकार के एक्सटर्नल कंफर्मेशन होते हैं, बोलो ठीक है। ठीक है बेटा, सेल्स वगैरह के भी मैं कंफर्म हूँ, किसी भी थर्ड पार्टी से कंफर्म करना कुछ भी वो तुम्हारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन में आ जाएगा। इसका सबसे ब्रॉड यूसेज डेटा क्रिएटर में होता है, इसलिए ऑब्वियसली बात है हम ज्यादातर उसी को यूज करते हैं, लेकिन बस मतलब वैसे किसी में भी यूज हो सकता है। ठीक है बेटा, है ना। चलो फिर देखो, external confirmation procedure also used to obtain audit evidence about the absence of certain condition, the absence of side agreement that may influence the revenue recognition। ठीक है, मतलब ठीक है ना यार, ये तो ऐसा हो गया कि भैया ऑफर जो है कुछ करने का भी हो सकता है और कुछ ना करने का भी हो सकता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं आगे, रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ये बहुत सरस है, 2 लाइन का है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की भी कोई खास जरूरत नहीं है, किसी भी बिल का किसी भी चीज का हो सकता है। फिर क्या है, री परफॉर्मेंस, हेलो हेलो हेलो, फिर क्या है, री परफॉर्मेंस, है ना। री परफॉर्मेंस में एग्जांपल देखो, इसमें ये वही दिया हुआ है, रिकंसिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ये भी वही यूनिवर्सल एग्जांपल टाइप का है। हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस, ठीक है ना। फिर क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर को ये ऐसा पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है जिसको डिफाइन कर पाए, यानी इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन जैसा कुछ नहीं है ये, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि जैसे इंस्पेक्शन बोल दिया, ऑब्जर्वेशन बोल दिया, ये ऐसा नहीं है मतलब, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर को सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ ना, तो अपन पता है इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कि दिमाग लगाना, समझ रहा है। रेशो एनालिसिस कह सकते हो, कंपैरिजन कह सकते हो। तो मैं अलग अलग क्या करूंगा, अलग अलग चीजों के रिलेशन एस्टैब्लिश करूंगा, जिससे कि मैं अंदाजा लगाऊंगा कि भैया ये बातें जो हैं वो सच्ची हैं कि झूठी हैं। समझ आ रही है बात, कि इन लोगों ने इतनी सेल दिखा रखी है। ये एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली ओवरऑल लेवल पर होता है, ओवरऑल लेजर लेवल पर हो जाएगा ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल इतनी इतनी सेल है, उसके हिसाब से तो परचेज इतनी इतनी के आसपास होनी चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम दिख रही है। ये हो गया मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर, दिमाग लगाना। याद रखना इसमें मेनली क्या होगा, कंपैरिजन और वो देखो, उसमें नीचे लिखा भी है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रेफर चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अपन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड है पूरा, ऐसे 520 मैंने बता दिया आपको पहले भी, ठीक है ना। तो अभी जेनरिक अपन पढ़ रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेड बाय द स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स अमंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो इसमें ये सबसे मेन है, ये बात, क्या बात, ये बात समझ आ रही है बात, कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अपन एनालिटिकल प्रोसीजर्स में देखेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो एनकम्पास द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस एंड रिलेशनशिप, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग से या प्रेडिक्टेड अमाउंट से अदर जा रहे हैं। मेरे को लग रहा था कि यार परचेजेस 80% होनी चाहिए और वो परचेजेस जो है वो 30% जा रही है। देयर हैज टू बी सम मिस स्टेटमेंट। समझ में आ रही है बात, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। फिर हाँ,
सुनाई नहीं दे रहा है बेटा आपकी आवाज। बेटा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी और को समझ में आया तो मुझे बताएगा प्लीज प्लीज। कोई एक लो, या तो सब बोलेंगे या सब चुप हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ऑब्वियस बात है। रेशियोज कितने, हर रेशियो क्या बताता है? दो फाइनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशन, सिंपल है ना। ठीक है। और फिर इंक्वायरी, तो इंक्वायरी तो पूछताछ है। अब तुम पूछताछ जाकर के वर्कर लेवल पर कराओ, मैनेजमेंट लेवल पर कराओ, कहीं से भी करके आओ, समझ आ रहा है। तो इंक्वायरी का कोई और छोर नहीं है। इंक्वायरी जब तुम पूछोगे कुछ तो कुछ ना कुछ बंदा बताएगा, उससे तुमको विश्वास होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है क्या बेटा? है ना। तो इसको तो सिंपली रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरी में प्रोवाइड द ऑडिटर विद इंफॉर्मेशन, जो उसको पहले से नहीं थी, समझ आ रहा है ना, या जो उसको पहले से पता थी उससे मेजर डिफरेंस आ जाए। मतलब ऐसे ही वो पूछ रहा है किसी वर्कर से, वर्कर बोल रहा है कि अरे यार इन लोग तो खूब किराए से मशीन लाते हैं, फिर चली जाती है मशीन, मेरे को दिख रहे हैं फिक्स सेट नहीं, उनने मेरे को फिजिकल वेरिफिकेशन कराया, फिक्स सेट खरीदा बोल के, है ना। तो भाई ये तो एकदम से मतलब फ्रॉड टाइप का एकदम फील होने लग जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे बड़ी सारी चीजें हैं जो पूछताछ से आपको पता लग जाएंगी, है ना। और उसको आप एग्जिस्टिंग एंटिटी के नॉलेज से आप कोरोबरेट करते जाओगे, समझ में, कोरिलेट करते जाओगे, सॉरी, समझ में आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। समझ गए गाइस? हाँ हाँ है ना। चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर ये 3.14 पेज से अपन कल पढ़ेंगे। ये रीड कर लेना, इसमें कुछ खास अब है नहीं बचा, बस इसमें से वर्ड जरूर निकाल लेना जो एग्जाम में लिखने के पॉइंट से आए। अगर इंक्वायरी अलग से आ जाए, इंक्वायरी अलग से भी आ चुका है, एनालिटिकल प्रोसीजर तो स्टैंडर्ड के बेस पे आंसर होगा। बाकी प्रोसीजर आए तो ऑब्वियसली बात है सब्सटैंटिव, और ये भी लिखना सब्सटैंटिव, और क्या नाम है इसका, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, है ना, और कंप्लायंस प्रोसीजर बोलते हैं इसको एक्चुअली में। ठीक है। तो ये लिखना, और फिर ये 6 पॉइंट्स भी लिखना, 7 पॉइंट्स जितने भी है। ठीक है। ठीक ना। चलो ठीक है गाइस, आज इतना ही करते हैं।